वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे प्लेसेंटल एब्रप्शन एंड प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, ये दोनों हम साथ ही डिस्कस कर लेंगे। और हमने पिछली वीडियो जो एपीएच की पढ़ी थी, एंटीपार्टम हेमरेज, उसमें हमने देख लिया था कि उसकी जो प्लेसेंटल कॉजेज़ हैं उसमें ये दोनों आ जाती हैं, प्लेसेंटल एब्रप्शन एंड प्लेसेंटा प्रीविया, विच आर द मोस्ट अलार्मिंग वन। ठीक है, अच्छा, अब प्लेसेंटल एब्रप्शन आपने ये याद रखना है कि मैंने आपको वहाँ पे भी इसकी डेफिनेशन बताई थी कि अगर जो प्लेसेंटा है वो आपका बेसिकली सेपरेट हो जाता है यूट्राइन वॉल से, तो उसको हम प्लेसेंटल एब्रप्शन कहते हैं। और प्लेसेंटल एब्रप्शन फीटस के लिए ज़्यादा अलार्मिंग है एज़ कम्पेयर टू मदर। ठीक है, और प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है कि अगर आपका प्लेसेंटा नीचे की तरफ बन जाता है जिस तरह सर्वाइकल ओपनिंग के पास, तो उसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं और ये मदर के लिए ज़्यादा अलार्मिंग है। ठीक है, अच्छा, प्लेसेंटल एब्रप्शन पे आ जाते हैं। प्लेसेंटल एब्रप्शन के भी हम रिस्क फैक्टर्स करेंगे, वार्निंग साइंस और प्रिवेंशन, और इसी तरह बाकी उसकी चीज़ें देखेंगे। तो रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं प्लेसेंटल एब्रप्शन के? हाइपरटेंशन। ठीक है, अगर हाइपरटेंशन है, स्मोकर है, कोई फीमेल कोकेन एडिक्ट है, या पॉलीहाइड्रेमनियोज उसको हुआ हुआ है, ठीक है, यानी उसमें एमनियोटिक फ्लूइड लेवल ज़्यादा है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, या फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, इन सब के रिजल्ट में देयर इज़ अ चांस ऑफ प्लेसेंटल एब्रप्शन। ठीक है, ये सारे इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, लेकिन इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हाइपरटेंशन, स्मोकिंग और कोकेन एडिक्शन है। फिर आ जाते हैं वार्निंग साइंस के बेसिकली इसमें क्या क्या साइंस होंगे जो अलार्मिंग हैं, जिनको आपने ठीक करना है। मैटरनल कोलैप्स। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा फॉर एग्जांपल ब्लीडिंग हो जाती है तो उसके रिजल्ट में आपको पल्स भी फील नहीं होगी, शॉक की सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है, मैटरनल पल्स कोलैप्स हो जाएगा। इसके अलावा कोल्ड, ठीक है, ज़ाहिर है इतना ज़्यादा हेमरेज हो चुका है, शॉक की सिचुएशन, ब्लड प्रेशर भी लो है, तो शी विल बी फीलिंग कोल्ड। इसके अलावा रेस्टलेसनेस होगी, ठीक है, डिस्ट्रेस होगा, पैनिक होगी, और पेनफुल एब्डोमेन एंड वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करेगी। फिर इसकी प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन में ज़ाहिर है जो उसके रिस्क फैक्टर्स हैं आप उसको जो है वो कंट्रोल कर लें कि आपने ब्लड प्रेशर को हाई नहीं होने देना। ठीक है, हाइपरटेंशन अवॉइड करनी है, फिर कोकेन को अवॉइड करना है, एंड ऑल्सो स्मोकिंग को भी। फिर आ जाते हैं कि इसके क्या प्रेजेंटेशन होगी। इसमें बेसिकली पेनफुल ब्लीडिंग होती है, ठीक है, एब्डोमेन बिल्कुल टेंस हो जाता है, सख्त हो जाता है। फिर अल्ट्रासाउंड पे भी हम इसको चेक कर सकते हैं, और बाकी भी इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बेसिस पे आपने इसको डायग्नोज करना है। ठीक है, मैटरनल साइन एंड सिम्टम्स जो मोस्ट कॉमन है उसमें वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, एब्डोमिनल पेन है, स्वेटिंग, शॉक, हाइपोटेंशन, ये ऑब्वियसली तभी होगा जब ब्लीडिंग ज़्यादा हो चुकी होगी, तब ये सिम्टम्स आएंगे। टेकीकार्डिया, एब्सेंट या रिड्यूस फीटल मूवमेंट्स, टेंस पेनफुल एब्डोमेन। ठीक है, ये सारे इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। जो प्लेसेंटल एब्रप्शन है उसकी टाइप्स होती है, एक रिवील्ड हेमरेज है, एक कंसील्ड हेमरेज है। ठीक है, इसकी फिगर बुक में बनी हुई है, 10 टीचर्स में बहुत अच्छी बनी हुई है। रिवील्ड हेमरेज ये होता है कि आपका प्लेसेंटा डिटैच हुआ यूट्रस से, और अब जो ब्लीडिंग हो रही है वो बेसिकली विजाइना के थ्रू हो रही है और वो प्रेजेंट कर रही है, आपको नज़र आ रही है। ठीक है, कंसील्ड हेमरेज ये होता है कि अंदर ही आपके पास इंटरनल हेमरेज समझ लें, या फिर इंटरनल ही वो अलग हुआ हुआ है प्लेसेंटा यूट्रस से, ठीक है, लेकिन वो आउटसाइड ब्लीडिंग को मैनिफेस्ट नहीं कर रहा, आउटसाइड ब्लीडिंग आपको नज़र नहीं आ रही, उसको कहते हैं कंसील्ड। कंसील्ड लफ्ज़ का यही मतलब होता है ना, छुपा हुआ। सो दिस इज़ कंसील्ड हेमरेज। ठीक है, मैनेजमेंट में मैंने आपको पहले भी यही बताया था कि सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट की जाती है। ठीक है, जो जो उसको सिम्टम आ रहे हैं और कितना लॉस हो चुका है और कौन से वीक ऑफ जेस्टेशन पे वो है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपने उसको मैनेज कैसे करना है। ठीक है, इसमें अगेन वही है कि अगर ज़ाहिर इसमें इन्फेक्शन वाली तो कोई कॉज नहीं हो सकती। ठीक है, मैनेजमेंट में फिर आपने क्या करना है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे देने हैं। अगर हमें ऐसा लगेगा कि बहुत ब्लीडिंग हो चुकी है और फीटस के लिए वो अलार्मिंग है, तो आपने क्या करना है, उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे देने हैं। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने के बाद जो है वो आपने जो है वो डिलीवरी प्लान कर लेनी है। ठीक है, बाकी ये कि इन्फेक्शन अगर कॉज है तो उसमें फिर एंटी फंगल्स वगैरह आप दे सकते हैं। ठीक है, और आपने जो है वो सीपी करवा लेना है। इसके अलावा आपने क्लॉटिंग को चेक कर लेना है, ब्लड की क्रॉस मैचिंग कर लेनी है, और अगर बहुत ज़्यादा बीपी लो हो गया तो आपने आईवी फ्लूइड्स भी दे देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं प्लेसेंटा प्रीविया पे। तो प्लेसेंटा प्रीविया जो सिचुएशन है कि प्लेसेंटा आपका जो अप्रोच कर गया सर्वाइकल ओपनिंग को, ये वाला जो है प्लेसेंटा प्रीविया, ये आपका मदर के लिए ज़्यादा अलार्मिंग है। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया की दो टाइप्स होती हैं, माइनर और मेजर। ये फिगर में बनी हुई है। इसमें सीधी सी बात है कि अगर थोड़ा सा पोर्शन प्लेसेंटा का अप्रोच करे तो वो माइनर की कैटेगरी में आएगा, लेकिन अगर ज़्यादा इन्वेट कर गए सर्विक्स को तो वो फिर आपका मेजर की कैटेगरी में आएगा। अच्छा, अब इसके भी रिस्क फैक्टर्स देखते हैं, वार्निंग साइंस और प्रिवेंशन। रिस्क फैक्टर्स में है मल्टीपल जेस्टेशन। ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, प्रीवियस सी सेक्शन अगर हुए हुए हैं उसकी वजह से हो सकता है, यूट्राइन स्ट्रक्चरल एनॉमली एंड असिस्टेड कंसेप्शन। ठीक है, यानी कि जिस तरह वो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन की जाती है
उसके लिए भी वो भी एक रिस्क फैक्टर है। वार्निंग साइंस आ जाते हैं, लो लाइंग प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा नीचे होगा, मैटरनल कोलैप्स हो जाएगा, वही वाले जो आपने एब्रप्शन में पढ़े। मैटरनल कोलैप्स है, फीलिंग कोल्ड, लाइट हेडेडनेस फील होगा, रेस्टलेसनेस होगा, डिस्ट्रेस होगा, पैनिक होगा। इसके अलावा जो है वो पेनलेस वेजाइनल ब्लीड, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है प्लेसेंटल एब्रप्शन से कि जो प्लेसेंटा प्रीविया है वेजाइनल ब्लीड के साथ ही प्रेजेंट करेगा लेकिन पेनलेस होती है। फिर आ जाते हैं प्रिवेंशन पे, तो सिजेरियन सेक्शन जो है अगर क्लिनिकली इंडिकेटेड नहीं है वो तो उसके अलावा फजूल में जो है वो आपको सिजेरियन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उससे रिस्क बढ़ता है प्लेसेंटा प्रीविया का। आगे आ जाते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में पेनलेस वेजाइनल ब्लीड होता है जिस तरह मैंने आपको बताया, और जो एब्डोमिनल पेन होता है वो इरेगुलर सा होता है, मतलब उसका एक ख़ास पैटर्न नहीं होता, ठीक है, वो इरेगुलर है और इतना अच्छा डिमार्केट भी नहीं हो सकता, और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस भी होंगी, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसका ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड है जिसके थ्रू इसको डायग्नोस किया जाता है, और प्लेसेंटा जो 20 वीक एनॉमली स्कैन करते हैं ना उस पर भी आपको प्लेसेंटा लो लाइंग नज़र आ रहा होगा, तो प्लेसेंटा प्रीविया को जल्दी ही हम डायग्नोस कर सकते हैं। आगे मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। मैनेजमेंट अगेन आपने डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन से इसकी मैनेजमेंट करनी है। अगर इन्फेक्शन इसकी कॉज है तो आप एंटी फंगल्स दे दें, ठीक है, ब्लड को भिजवा दें आप सीपी के लिए, ठीक है, क्लॉटिंग आपने चेक करनी है, क्रॉस मैचिंग करनी है ब्लड की, ब्लड आपने तैयार रखना है, ठीक है, इन केस अगर सवेयर हेमरेज हो जाए ब्लड लगाना पड़ सकता है, आईवी फ्लूइड्स आपने तैयार रखने हैं, फीटल एंड मैटरनल मॉनिटरिंग करते रहने हैं कि मदर की भी कंडीशंस ठीक रहें, ठीक है, और फीटल की भी मूवमेंट्स, हार्ट रेट वो आपने चेक करते रहना है। इमीडिएट डिलीवरी, ठीक है, इमीडिएट डिलीवरी कब करते हैं, अगर 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो उसी वक्त प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ता है, लेकिन ज़ाहिर है वो भी हम जेस्टेशन के वीक्स को देख के ही करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह पहले दे देंगे ताकि लंग्स मेच्योर हो जाए फीटस के, और फिर हम डिलीवरी करवा देते हैं। इसके अलावा आपने टोकोलिटिक्स देने हैं, ठीक है, यानी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इनहिबिट करने के लिए, आईवी फ्लूइड्स देने हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करवानी है। आरएच मॉनिटरिंग आपने इसमें करनी है, ठीक है, क्योंकि आरएच इनकम्पैटिबिलिटी भी इसके कॉज में आ जाता है, तो उसके लिए आपने क्लीवर्स टेस्ट होता है वो करना है ताकि आरएच मॉनिटरिंग का आपको पता चल जाए, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट प्लेसेंटल एब्रप्शन एंड प्लेसेंटा प्रीविया विच आर द कॉजेज ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज। थैंक यू।